जितना काम हम लोग हर साल में करते हैं, लोग कई कई साल में करते हैं। तो ब्रेन अटैक दो तरह का होता है। जो खून का थक्का बन जाता है उसका इलाज अलग है, जो खून का दौरा रुक जाता है उसका इलाज अलग करते हैं, वो आस्था है। हम लोग उसके लिए मना भी नहीं करते। देखो लकवे में बहुत सारे पेशेंट की डेथ भी हुई, उसके बाद हम लोग वापस हड्डी लगा। ऐसा नहीं होता कि यहाँ का क्लॉट इधर आ जाएगा, बट क्लॉट की साइज बढ़ सकती है। ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन खोपड़ी के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन का पानी होता है, CSF जिसको बोलते हैं वो होता है, और ब्लड होता है। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ हैं उनका तो पे करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से जाता है मरीज़ इलाज कराने, ठीक है। तो ये अपनी चॉइस है कि अपने को कहाँ इलाज कराना है। लेकिन सर उसके बाद में याददाश्त उसकी कम होती जाती है। लेके आए या बड़ी प्रॉब्लम लेके आए, पेशेंट के रिलेटिव को लगता है कि नहीं मेरा वाला पेशेंट सबसे सीरियस है और सबसे पहले मेरे पेशेंट को देखा जाए। ये तो बोल नहीं सकते गारंटी किस चीज़ की होती है आजकल, किस चीज़ की गारंटी है। आप घर से निकले हो, शाम को घर जाओगे नहीं जाओगे, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ हम लोग दे पाते हैं हम वो करते हैं। और उसके बाद नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है, राज समाचार देख रहे हैं। आज मेरे साथ हैं प्रोफेसर विनोद शर्मा जो न्यूरो सर्जन के हैं और SMS हॉस्पिटल में है। पता नहीं कितनी सर्जरियाँ कर चुके हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले इनसे बात की थी, सर सर्जरियाँ कितनी हो गई? बोले गिनती तो वो याद रखे जिनको बताना होता है। सर आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। गिनतियाँ हम याद नहीं रखते क्या कितनी हो गई? नहीं, गिनतियाँ रिकॉर्ड तो हम लोग के पास रहता ही है। रिकॉर्ड तो हर केस का रहता है, हर केस का। पिछले 15 साल हो गए न्यूरो सर्जरी में काम करते हैं, तो न्यूरो सर्जरी का हर केस का रिकॉर्ड हमारे पास है, कौन सा पेशेंट ऑपरेट किया, कब ऑपरेट किया। बट नंबर ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए 800 से 1000 के बीच में सर्जरी हर साल होती हैं। और 15 साल में जितना काम हम लोग कर चुके हैं और आगे भी उम्मीद है कि सब ठीक चलता रहे, तो करते रहेंगे, कुछ अच्छा करते रहेंगे। पर जितना काम हम लोग हर साल में करते हैं, लोग कई कई साल में करते हैं। आप इंडिया में भी देखेंगे तो भी दूसरे सेंटर्स पे लोग जो हमारा सेंटर है SMS हॉस्पिटल है, SMS हॉस्पिटल में यहाँ पर क्या होता है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं, हम किसी को डिनाई तो करते नहीं, बेड टू बेड एडमिशन का कोई चक्कर है नहीं। यहाँ जो भी पेशेंट आया है वो एडमिट होगा, और हम लोग कोशिश करते हैं कि सबको अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले और मुफ्त में मिले। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ें बाहर बहुत ज़्यादा पैसे में होती हैं, हमारे यहाँ काफ़ी कम पैसे में हो जाती है। या मान लो राजस्थान का मरीज़ है तो उसका तो फ्री में इलाज हो रहा है, सरकार की जो योजना है उसके अकॉर्डिंग फ्री में इलाज हो रहा है। लेकिन राजस्थान के जो बाहर के मरीज़ हैं उनका भी बहुत मिनिमम से चार्जेस में उसका इलाज हो जाता है। सब जो न्यूरो की बात आती है तो ब्रेन या रीढ़ की स्पाइन की बात करते हैं। सर मैं पहले आज आपसे ब्रेन की बात करूँगा। सब कुछ यहीं से चलता है, आदमी सोचता भी यहीं से सब कुछ होता है। ठीक है सर, एक चीज़ देखिए कि जब भी किसी को पूछा जाता है जो इलाज करा के आता है, मेरे क्लोट आ गया है, थक्का जम गया, सर ये है क्या बेसिकली? और दूसरा क्या, दौरा सा आ गया खून का, बेसिकली ये है क्या सर? बेसिकली क्या होता है कि ब्रेन की जो बीमारियां होती हैं, या तो लकवा आएगा, वो ब्रेन में भी होता है लकवा, और हार्ट के भी अटैक आता है, पर ब्रेन अटैक जो होता है वो लकवा होता है। और या फिर हेड इंजरी होगी, सर में चोट की वजह से, चोट किसी भी कारण से हो पर चोट की वजह से होगी, या कोई ट्यूमर होगा दिमाग में। ये 3-4 चीज़ होती हैं जो कि दिमाग में जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं। अब लकवा आता है जो जिसको ब्रेन अटैक भी बोलते हैं, तो ब्रेन अटैक दो तरह का होता है। या तो आपके दिमाग में खून का थक्का बन गया, जिसको कि लोग कहते हैं सब खून का थक्का बन गया है और लकवा आ गया है। या फिर दूसरा जो कारण होता है वो होता है खून का दौरा रुकना दिमाग में। ब्रेन अटैक होता है कि दिमाग का काम करना कम कर देना। तो उसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो दिमाग में चोट लग जाए, या दिमाग में लकवा आ जाए मतलब इन सेंस कि खून का थक्का बन जाए या खून का दौरा रुक जाए। तो जो खून का थक्का बन जाता है उसका इलाज अलग है, जो खून का दौरा रुक जाता है उसका इलाज अलग है। दोनों चीज़ उल्टी है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। लेकिन अपने यहाँ तो क्या है कि अभी इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि साहब हमको तो वैद्य के जाना है, वैद्य को भी दिखा लेते हैं, बाबा जी के भी ले जाते हैं, बुटाटी में भी इलाज कराते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग करते हैं, वो आस्था है, हम लोग उसके लिए मना भी नहीं करते। लेकिन यह है कि जब कोई ऐसी तकलीफ़ रहे, लकवा आए, कुछ आए, तो आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए कि उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। उसके ट्रीटमेंट के 2 पार्ट हैं। एक तो ये कि हमको जो अभी प्रॉब्लम हुई है उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। एक ये कि दोबारा ये प्रॉब्लम, देखो लकवे में बहुत सारे पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, लेकिन जो पेशेंट बच गए उनमें आगे फिर बार बार ये होने के चांसेस रहते हैं। तो उसका जो दूसरा पर्पज़ है ट्रीटमेंट का वो ये भी है कि वापस ये प्रॉब्लम नहीं हो, तो हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं या किन मेडिसिन के सहारे उसको डिले कर सकते हैं कि ये चीज़ दोबारा नहीं हो। लेकिन कई बार सर सर्जरी भी होती है मेडिसिन के अलावा। हाँ, सर्जरी भी होती है। तो जिसके ज़्यादा बड़ा जैसे दिमाग में यहाँ क्लॉट हो जाए या दिमाग में खून का दौरा रुक गया, उससे अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको डिकम्प्रेसिव क्रेनियोटोमी बोलते हैं। उसमें दिमाग में ये ऑपरेशन करके और दिमाग की जो हड्डी है उसको हम लोग हटा देते हैं ताकि दिमाग को स्पेस मिल जाए
और जब स्पेस मिल जाए, एक बार लाइफ बच गई पेशेंट की, उसके बाद हम लोग वापस हड्डी लगा देते हैं। तो वो एक पार्ट है, दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। पर बहुत ज़्यादा पेशेंट में नहीं होता है ये। जहाँ अपने को रिकमेंडेशन होती है, जहाँ ज़रूरत होती है, लाइफ सेविंग सर्जरी है, तो वही इस चीज़ को करते हैं। सर मैं बता रहा था कि जैसे कि ब्रेन के अंदर कई बार क्लॉट होता है सर। हाँ, मैंने सुना है, जो आपको सोशल मीडिया पर सुना है, क्लॉट यहाँ था, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये क्या होता है सर? सिस्टम क्या होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऐसा ऐसे कुछ नहीं, होता नहीं ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता कि यहाँ का क्लॉट इधर आ जाएगा, बट क्लॉट की साइज बढ़ सकती है क्लॉट की वजह से। बिकॉज ये जो ब्रेन वाला पार्ट है, ये जो स्कल है अपना, जो खोपड़ी है, खोपड़ी तो फिक्स है, ये तो एक क्लोज कंपार्टमेंट है, क्लोज स्पेस है, वो फिक्स है। अगर उसमें कोई भी चीज़ एक एक्स्ट्रा होती है, जो ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन खोपड़ी के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन का पानी होता है, CSF जिसको बोलते हैं, वो होता है, और ब्लड होता है। अगर तीनों में से कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा होगी तो वो जो नॉर्मल टिश्यू उसको डैमेज करना शुरू कर देगी। तो उस डैमेज को रोकने के लिए फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। अगर ज़्यादा छोटा ब्लड क्लॉट है, अपने को ऑपरेशन नहीं करना होता है, खाली दवाइयों से इलाज करना होता है। बड़ा ब्लड क्लॉट है तो फिर ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, बिकॉज ऑपरेशन नहीं करेंगे तो लाइफ सेव नहीं कर पाएंगे। लाइफ सेव करने के लिए ऑपरेशन करना जरूरी होता है। लेकिन सर जब ब्रेन की बात आती है ना, मैं आपको वही पूछ रहा था कि ब्रेन की बात, चलिए आपका SMS हॉस्पिटल है या सरकार हाँ। मैनेज कर रही है, लेकिन सर जब ब्रेन की बात आती है, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो आदमी ज़्यादा तो वैसे ही मर जाता है। पैसे नहीं, वो आराम से ठीक है, लेकिन देखो क्या होता है कि जब भी हम कहीं ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वो अपनी चॉइस है। सरकार ने हॉस्पिटल खोल के दे रखे हैं, सरकार कहती है कि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, इलाज कराओ फ्री में। सरकार ने चिरंजीवी मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना जो चल रही है, उसके थ्रू भी इलाज करा रही है गवर्नमेंट। अब उसके बाद भी अगर लोग सेटिस्फाइड नहीं है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इलाज कराना चाहते हैं, तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ हैं उनका तो पे करना पड़ेगा। वो तो पे करना, या तो भाई प्राइवेट हॉस्पिटल तो बेसिकली या तो किसी ग्रुप के हैं, या जो भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, उनका जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चा होता है, वो तो अब या तो गवर्नमेंट पे करेगी या फिर पेशेंट पे करेगा। गवर्नमेंट पे करेगी योजनाओं के थ्रू, और योजनाएं अगर किसी के पास नहीं है, मान लो किसी हॉस्पिटल कोई योजनाओं से संबंधित नहीं है, तो फिर उसमें पेशेंट पे करता है और अपनी मर्जी से जाता है मरीज इलाज कराने। भाई ये तो वैसे ही हो गया, जैसे मेरे को ढाबे पे खाना खाना है, 100 रुपये में 200 रुपये में मिल जाएगा अच्छा खाना, और मुझे मेरिट में खाना है, ललित में खाना है, तो वो वही खाना 5,000 रुपये को मुझे बिल पे करके आऊँगा, खाना उतना ही खाना है। ठीक है, तो ये अपनी चॉइस है कि अपने को कहाँ इलाज कराना है। सर जब मान लीजिए किसी को ये लगे लकवा हो गया, तो उस समय उसको फर्स्ट प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, गाँव में लोग रहते हैं, जयपुर आते हैं या किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो काफ़ी टाइम हो जाता है, उस समय वो क्या करेगा? देखिए, जो सबसे पहली बात है, लकवे के पेशेंट में या किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की बीमारी शरीर में, मान लो हार्ट से संबंधित हो, किसी भी संबंधित, जो भी सबसे पहले नियर बाई हॉस्पिटल है, भले वो छोटा हॉस्पिटल है बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ जाके एक बार प्राथमिक उपचार लेना चाहिए। प्राथमिक उपचार लेने के बाद जब पेशेंट सेटल हो जाए तो ही उसको आगे शिफ्ट करें, है ना। और अगर मान लो कोई चीज़ ऐसी है जो वहाँ सेटल हो सकती है, छोटे सेंटर में भी काम हो रहा है, अपना CSC PSC भी जो गवर्नमेंट ने जो सुविधा दे रखी हैं, वहाँ जो डॉक्टर्स लगा रखे हैं, अगर उनसे काम हो जाता है तो ठीक है, आपको आगे आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घर पे तो आपको ये देसी उपचार और ये सब इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पहले चिकित्सक से सलाह जरूर लेनी चाहिए कि इसका क्या करना है जो प्रॉब्लम हो गई। कई बार क्या होता है कि क्लॉट हुआ, आदमी ठीक भी हो, मतलब आप ऑपरेट भी कर देते हैं, सर्जरी भी हो जाती है, लेकिन सर उसके बाद में याददाश्त उसकी कम होती जाती है। कई बार याददाश्त इस बात पर डिपेंड करती है कि दिमाग के कौन से हिस्से में ब्लड क्लॉट बना है। अगर ब्लड क्लॉट उस हिस्से में है जहाँ पे याददाश्त कंट्रोल रहती है, तो फिर याददाश्त कम हो जाएगी। और अगर उस हिस्से में नहीं है, और इसकी भी मेडिसिन आती हैं जिससे कि हम लोग उनको चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब 100% तो नहीं होती है, लेकिन बेटर हो सकती हैं। तो हम लोगों का जो ब्रेन क्लॉट या ऐसे वाले जो पेशेंट है, जो लकवे के पेशेंट होते हैं, इनमें जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है वो ये रहती है कि एक तो आप उनको फिजियोथेरेपी दें, रिहेबिलिटेशन कराएं। मान लो वो सोशल रिहेबिलिटेशन है या स्पीच थेरेपी है या फिजियोथेरेपी है, वो सारी चीज़ अपन कराएं ताकि वो नियर नॉर्मल लाइफ जीने। सर जो पेशेंट्स आते हैं उनका बिहेव कैसा होता है? जैसे कोई भी आया आपके पास, कई बार क्या होता है कि न्यूरो के मामले के जो पेशेंट्स आते हैं अग्रेसिव होते हैं, तो कैसे सर उनको आप मैनेज करते हैं? एक्चुअली क्या है, पेशेंट के रिलेटिव को, भले वो कोई छोटी प्रॉब्लम लेके आए या बड़ी प्रॉब्लम लेके आए, पेशेंट के रिलेटिव को लगता है कि नहीं, मेरा वाला पेशेंट सबसे सीरियस है और सबसे पहले मेरे पेशेंट को देखा जाना चाहिए। हाँ। है ना। और उनको लगता है कि बस आप आ गए तो अब बहुत सारे पेशेंट आते हैं, देयर आर सो मेनी पेशेंट्स जो आते हैं, वो आते हैं तो सब गारंटी से इलाज हो जाएगा ना। तो हम तो क्या बोलेगा ऐसे पेशेंट को, क्या जवाब देना। हर इंसान आता है अपना अलग माइंड सेट के साथ आता है, अलग सोच है सबकी। तो
आप ये तो बोल नहीं सकते गारंटी किस चीज़ की होती है आजकल, किस चीज़ की गारंटी है? आप घर से निकले हो, शाम को घर जाओगे नहीं जाओगे, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। तो आप कोशिश कर सकते हो, हम मरीज के रिश्तेदार को समझाते हैं हम कोशिश कर सकते हैं, आप कराना चाहते हैं ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा होते हैं, या मान लो हम प्राइवेट में भी क्लिनिक पे भी अपने देखते हैं तो भी नंबर ऑफ पेशेंट कई बार ज़्यादा रहते हैं, तो जो भी बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ हम लोग दे पाते हैं वो करते हैं, और उसके बाद भी पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो ठीक है, उसको जहाँ बेटर लगे वहाँ जाके इलाज ले सकता है। अपने पास ऐसा तो है नहीं कि अब ट्रीटमेंट ऑप्शन की कमी है, गवर्नमेंट में जाना चाहता है गवर्नमेंट में, प्राइवेट में जाना चाहता है प्राइवेट में, जहाँ उसकी इच्छा होती है। पर कोशिश ये करें कि क्योंकि गवर्नमेंट में सारी फैसिलिटीज़ जो मिल रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ना, और सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिसमें सरकार हर मरीज को, हर गरीब से गरीब मरीज को भी फ्री में मुफ्त में इलाज देना चाहती है, और सबका इसमें सबका फायदा हो रहा है। सर जब ब्रेन की बात होती है तो पेशेंट क्या जल्दी से तैयार हो जाता है ऑपरेट करवाने के लिए? देखिए जब भी आपको क्या होता है कि कुछ भी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपके पेशेंट के रिलेटिव को सारी चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है, और जब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं तो ब्रेन में तो एक्सप्लेन करने के, जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो पेशेंट के रिलेटिव के पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं होता कि ब्रेन आपको ज़्यादा वक्त नहीं देता है। अगर ब्रेन के पेशेंट को आपने एडवाइस की है सर्जरी, और अगर पेशेंट उसको नहीं कराएगा, टालेगा, तो वो पेशेंट की ज़िंदगी के लिए खतरनाक है। तो जब आप समझाते हो कि ये हो सकता है, मौत हो सकती है पेशेंट की, या और रिस्क रह सकती है, हाथ पैर को लकवा मार सकता है, तो पेशेंट के रिलेटिव फिर कंसेंट दे ही देता है, और जब नहीं कराना चाहते फिर उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप जब तक मरीज़ का रिलेटिव कंसेंट नहीं देगा तो आप ऑपरेशन कर ही नहीं सकते ना। सर जब क्लॉट हो गया तो कितने दिन तक वो मैनेज हो सकता है, या एक बार होने के बाद बढ़ता ही है? नहीं ऐसा नहीं है। पहले क्लॉट, ये डिपेंड्स कि क्लॉट का साइज़ क्या है। अगर क्लॉट बहुत बड़ा है तो पेशेंट कई बार घर पे एक्सपायर हो जाते हैं, या हॉस्पिटल में आने के बाद भी कई बार एक्सपायर हो जाते हैं। अगर क्लॉट थोड़ा मीडियम साइज़ का है जिसमें अपने को लगता है कि ऑपरेशन करके फ़ायदा दे सकते हैं, तो हम लोग ऑपरेशन करके उसको मरीज़ को फ़ायदा देते हैं, मरीज़ सर्वाइव कर जाता है, लेकिन उसके हाथ पैर में लंबे टाइम तक लकवा रहता है। और तीसरी तरफ का जो कम साइज़ के क्लॉट होते हैं या छोटे क्लॉट होते हैं, उन पेशेंट में क्या होता है कि एक बार लकवा आया, धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाते हैं। शुरू में 5-7 दिन 10 दिन ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ती है, उसके बाद 3 से 4 हफ्ते में ब्लड क्लॉट अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, और दवाइयाँ चलती रहती हैं, और मरीज़ फिजियोथेरेपी और ये सारी चीज़ें करता रहता है। नहीं, मैंने एक क्वेश्चन देखे सर उनके, जैसे कि आपने उनका ऑपरेट किया था, उनके क्लॉट था, 7 दिन वो कहीं बुटाठी गए थे, उसके बाद जैसे ही आपने उनको ऑपरेट किया, तब जब वो ओटी से बाहर आए, होश में आने के बाद, जैसे उनके इस हाथ में, इस पैर में लकवा था, तो सर हाथ पैर हिलाते हुए आए थे। हाँ, वो कुछ क्लॉट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सडन एकदम जैसे आप ऑपरेशन करोगे पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा भी कुछ क्लॉट्स ऐसे भी होते हैं। यानी क्लॉट्स भी अपना अपना रंग दिखाते हैं? हाँ, क्लॉट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, क्लॉट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, और वो उसका प्रोग्नोसिस इस पर डिपेंड करता है कि, और फिर हम लोग पेशेंट को उसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें क्या होगा, कितना रिस्क है, और कितना आपको फ़ायदा नहीं की उम्मीद है। सर लकवे का मेन कारण क्लॉट ही होता है क्या? लकवे के 2 कारण, या तो क्लॉट बन जाएगा या खून का दौरा रुक जाएगा। सर खून का दौरा कैसे रुकता है? खून का दौरा कैसे रुकता है? ये जैसे खून की नसें हैं, खून की नसें में यहाँ आपके हार्ट से जो गर्दन से नसें जा रही है वो मोटी नसें हैं, आगे जाके छोटी ये डिवाइड हो जाती है, छोटी छोटी नसों में डिवाइड हो जाती है। तो कोई भी छोटी नस ब्लॉक हो जाती है, अंदर से कोई क्लॉट मान लो हार्ट से चला गया, गर्दन की नसों से, कई बार जो मोटे लोग होते हैं या जिनके फैटी होता है, जिनके कोलेस्ट्रॉल जमा होते हैं, उनके अंदर क्लॉट होते हैं, तो क्लॉट होता है, कोई छोटा टुकड़ा टूट के आगे नस में ब्लॉक कर दिया उसने। अगर नस ब्लॉक हो गई और उस पर्टिकुलर एरिया की ब्लड सप्लाई कम होगी, अगर उस पर्टिकुलर एरिया की ब्लड सप्लाई कम होगी तो वो उसे काम करना बंद कर देगा, तो वही क्लॉट बन जाते हैं। अच्छा, तो फिर उसको आप ऑपरेट करके, उसको ऑपरेट करके अगर पेशेंट भी विदिन 4 आवर्स हमारे पास, अगर ऐसे में जब खून का दौरा बंद होता है और विदिन 4 आवर्स हमारे पास पेशेंट आ जाता है, तो फिर हम लोग उसको रिट्राइव कर लेते हैं। यहाँ से जो फीमोरल आर्टरी होती है, आर्टरी से हम लोग कैथेटर डालते हैं, उसको निकाल लेते हैं क्लॉट को, या खून को पतला करने की दवाइयाँ देते हैं जिससे वो क्लॉट पिघल जाए। उस ऐसे में बहुत बार चांसेस रहते हैं कि अगर 4 घंटे से पहले आ जाता है तो हमारे चांसेस रहते हैं कि पेशेंट रिकवर कर जाएगा। अगर 4 घंटे के बाद आता है तो फिर रिकवरी करने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं, फिर सर्जरी वर्जरी या वैसे ही चांसेस कम होते हैं। यानी 4 घंटे का समय मान, हाँ, 4 घंटे का समय ये गोल्डन आवर्स है। गोल्डन आवर्स। हाँ, यानी समय पे पहुंच गया तो ठीक, समय पे पहुंच गया तो ठीक, नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत। हाँ, नहीं, भगवान तो नहीं मालिक है, ट्रीटमेंट तो फिर भी कराना ही है। अच्छा। भगवान तो सबका मालिक है, पर ट्रीटमेंट तो फिर भी कराना ही है। अच्छा। एंड ट्रीटमेंट हो सकता है, मतलब ट्रीटमेंट हो सकता है, ट्रीटमेंट तो चला नहीं है। वो ट्रीटमेंट इसलिए भी जरूरी है कि एक बार तो इसलिए ट्रीटमेंट जरूरी है कि जो प्रॉब्लम होगी उसका ट्रीटमेंट चले, और उसके आगे जो ट्रीटमेंट वो इसलिए जरूरी है कि दोबारा ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो जाए। इसलिए डॉक्टर से सलाह लेके और डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो चालू करना ही है। आप किसी को मानते हैं, किसी कहीं आस्था है, आपको बुटाटी जाना है, आपको कहीं और जाना है, कि देसी दवाई लेनी है, वो सारी चीज़ अपनी जगह ठीक है।
हम लोग उसके लिए मना नहीं करते, वो सारी साइड बाय साइड चलते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चिकित्सक से सलाह तो लेनी है। सर क्लोट का बीपी से संबंध है क्या? हाँ, बीपी से संबंध है। जो ये लकवे वाले जो पेशेंट होते हैं इनमें बीपी जनरली ज़्यादा रहता है, और जो हाइपरटेंसिव ब्लड होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने से क्लॉट बनता है। आपने सुना होगा कि साहब ये तो बैठे थे बाथरूम में नहा रहे थे, गिर गए, हाँ। अपने आप बाद में क्लॉट बन गया। तो वो बनना इसलिए होता है क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते। पेशेंट जो होते हैं अपने यहाँ तो हेल्थ को लेके सिंसियर है नहीं ना, कॉन्शियस है नहीं ज़्यादा लोग, तो चेकअप, रूटीन चेकअप नहीं कराते। बीपी किसी का 160 170 चल रहा होता है, 200 250 तक चला जाता है, वहाँ खून की नस फट जाती है, क्लॉट बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, लकवा आ जाता है। हाँ, जैसे मेरे डैडी को हुआ था, हम लोग नहा करके आए थे, वो फिर चाय पी रहे थे, तो फिर अचानक सर उनका हाथ हिलने लगा और चाय गिर गई, यानी उसी से होता है। हाँ, उस वीकनेस आ गई। वीकनेस, हाँ, वीकनेस आ उसका गई। मतलब हाई हाँ, बीपी था। हाँ। ब्रेन में क्लोट जमता है और नसें रुक जाती हैं, दोहरा हो जाता है खून का। उस पर डॉक्टर विनोद ने आपको, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने जो भाषा समझाया ना, जिस भाषा के अंदर एकदम सीधी भाषा है, कोई टेक्निकल भाषा है नहीं। अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप सीधा सीधा पहले, सबसे पहले जो आपके पास में डॉक्टर है आप उससे मिलें, और उसके बाद अगर आपको दिक्कत होती है तो डॉक्टर आपको अपने आप ही रेफ़र कर देता है, कर ही देते हैं सर। हाँ बिल्कुल, कोई रोकता नहीं ना पेशेंट्स को। और अगर खून का दौरा हो जाए तब आपको 4 घंटे के अंदर अगर आप पहुँच जाते हैं तो शायद आपका इलाज हो जाए। उसके बाद भी इलाज होता है, लेकिन वो आपका एकदम गोल्डन पीरियड होता है, आवर्स, 4 घंटे आप गोल्डन चांस होता है कि आपका इलाज उस समय हो जाए। आज हमने केवल डॉक्टर विनोद से क्लॉट पे और यानी पैरालिसिस पे और खून के दौरे पे बात की है। आगे, क्योंकि ये तो जो मेन चीज़ होती है, अपन खड़े होते हैं, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, या तो ब्रेन होता है या स्पाइन, जिस पर हम लोग खड़े होते हैं। इस समय बैठे भी हैं तो वो स्पाइन पे ही बैठे हैं। तो अगली बार जब इनसे बात करेंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं तो स्पाइन पर जरूर करेंगे। सर आपने बड़ी मुश्किल से समय दिया, मैंने उनको कह रहा था कि एक दिन से समय दे दीजिए। सर एक बात है, ये इससे अलग है थोड़ा सा। 15 साल सर्जरी करते हुए आपको हो गया। एक डॉक्टर बाद में क्या होता है ना कि एक डॉक्टर घात सा हो जाता है, लेकिन आपके पास जब भी देखते हैं पेशेंट आता है, हंसते हुए मुस्कुराते हैं, उसको देख लेते हैं। क्या होता है कि एक तो सबका अपना अपना नेचर होता है, हाँ। है ना, सबका अपना काम करने का तरीका होता है। दूसरा ये भी है कि जो पेशेंट आपके पास आ रहा है, कभी कभी हम लोग भी इरिटेट हो जाते हैं, कभी कभी लोग हम लोग भी इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन जो पेशेंट आपके पास आ रहा है दुख में परेशान तो पहले ही है ना। आप उसको कॉन्फिडेंस देंगे, आप उसको ये तो फील होना चाहिए ना कि आप उसको ठीक कर देंगे, हाँ, है ना। ये तो है। उसमें ये फीलिंग आना बहुत जरूरी है कि ये डॉक्टर मेरे को ठीक कर देगा, तभी वो ठीक होके जाएगा। जो होना है वो तो होना है, जो होगा होगा। हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हैं, बेस्ट एफर्ट्स करते हैं, और सारे डॉक्टर अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करते हैं, लेकिन फिर भी जो होना है वो तो होगा। तो आप कम से कम उसको इतना तो कॉन्फिडेंस दो कि हाँ ये मेरे को ठीक कर देंगे। तो आपको अपना थोड़ा सा कूल रहना, अपने नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल रखना, तो ठीक है। अब शुरू से हमने ऐसे काम किया तो हमारी आदतें हैं, ज़्यादा काम करने की भी आदत है, ज़्यादा काम करने की भी आदत है। तो अभी इस एज में भी हमको लगता है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि रोज़ उतना ही काम करते हैं, रोज़ उतना ही काम करते हैं। फैमिली सफ़र करती है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। सर जिस हिसाब से आप काम करते हो, आपके ओपीडी में भी अगर आपका टाइम होता है, आप ओपीडी में भी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, क्योंकि जब तक पेशेंट जब तक पूरे नहीं, हाँ, क्योंकि मैं देखता हूँ आपका भीड़ कितनी लगी रहती है। सर फैमिली को कैसे एडजस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए हर परिवार चाहेगा, चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हो, सब चाहते हैं कि हमें टाइम मिले, पिता टाइम हमें दे, पत्नी चाहती है पति मुझे टाइम दे, माँ चाहती है बेटा मुझे टाइम दे। हाउ कैन मैनेज? एक्चुअली फैमिली का क्या होता है कि घर वालों ने शुरू से उसी कंडीशन में देखा है, और जो हमारा टाइम होता है रेजिडेंसी का, जब हम रेजिडेंट डॉक्टर थे तब भी उन्होंने इसी कंडीशन में देखा, तो उनको शुरू से आदत पड़ गई है। शादी हुई, वाइफ आई, तो उसको भी आदत पड़ गई है। फिर बच्चे हैं, अब बच्चे उनको पता है सुबह 8 बजे 7 बजे 7:30 बजे निकल जाएंगे और रात में 10 बजे से पहले आएंगे नहीं आएंगे, बीच में तो खाना खाने आएंगे, बीच में थोड़ी देर के लिए वापस क्लिनिक चले जाते हैं या पेशेंट देखने चले जाते हैं, या हॉस्पिटल से कभी भी कॉल आ जाती है, नाइट ड्यूटीज़ भी होती हैं, हॉस्पिटल से कभी भी कॉल आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आज मेरी नाइट नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगा। ये वैसा बाकी और सरकारी नौकरियों की तरह नहीं है कि मेरे को 8 से 2 का काम करना है या 8 से 6 का काम करना है तो मैं 6 बजे बाद मैं फ्री हूँ।
ऐसा नहीं है। कई बार हम लोग 8 से 2 का ओटी रहता है, 3, 4, 5 बजे 7 बजे तक भी ऑपरेट करते रहते हैं। फिर उसके बाद कुछ कैजुअलिटी हो गई, कुछ इमरजेंसी हो गई, पेशेंट डिटोरेट हो गया तो हमको वापस जाना पड़ता है। तो हमारे एक हम लोग के लिए जो वर्क कल्चर है वो ऐसा ही बन चुका है। वो फैमिली भी एडजस्ट करके, उनको भी पता है, बच्चों को भी पता है कि ठीक है ये आदमी तो जो करेगा आना तो है नहीं है, कोई हाँ फायदा इसने नहीं है। इसको पेशेंट देखना ही है, इसको ऑपरेट करना ही है, उसको छोड़ेगा नहीं। तो वो लोग भी एडजस्ट कर चुके हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। सर्जरियाँ करते हैं, चलिए शुरुआत के अंदर आपने सीखी होगी, बाद में करी होगी, अब सर्जरी करते हैं तो कैसा लगता है? पहले तो आपने हर चीज़ देख के, अब तो अब ये रूटीन अफेयर है, ठीक है, रूटीनली जो। सर सबसे हार्ड सर्जरी कौन सी थी आपकी? सबसे हार्ड सर्जरी तो कुछ भी नहीं होता है। जब आप काम करते रहते हैं तो हार्ड आपको कुछ भी नहीं लगता, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सर्जरी होती है जिनको करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ठीक है ये किया, ये अच्छा हुआ है, ये अच्छी सर्जरी की है। तो ऐसी सर्जरी तो कोई भी हो सकती है और हर सर्जरी अलग है। अपने हर सर्जरी वैसे अपने आप में हाँ, अलग ही होती है। हर सर्जरी अपने आप में अलग होती है, हर पेशेंट अलग है। आपको इन्वेस्टिगेशन में क्या दिख रहा है, कई बार अंदर कुछ और निकल आता है, तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। पर द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन। अपना डिसीजन आपको खुद को लेना पड़ता है ऑन टेबल, वही डिसीजन लेके वहीं पे सब कुछ करना होता है। सर एक डॉक्टर, आपको जो लोग जानते हैं, जिनका आप ऑपरेट करते हैं, सर्जरी करते हैं, एक अननोन पेशेंट आपके पास है, आपने कर दिया भाई ठीक है, एक सर जानने वाला पेशेंट जो आपके एकदम क्लोज है, उसके ऑपरेशन के समय आपकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी? कुछ नहीं, सेम जैसे ऑर्डिनरी पेशेंट है वैसे ही। भाई पेशेंट तो पेशेंट है ना। नहीं सर, कई बार क्या अब आप किसी फैमिली मेंबर को ऑपरेट कर रहे हो तो हाँ, फिर चीज़ें थोड़ी बदल जाती है। हाँ, वही कह रहा हूँ। हाँ, फिर थोड़ी चीज़ें बदल जाती है, बट ठीक है, नहीं काम करने का तरीका, इमोशंस, काम करने का तरीका चेंज नहीं होता है। काम करने का तरीका वही रहेगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग इमोशनलेस हैं। हाँ, क्योंकि आप काम करते हैं तो काम करते हैं। अब अगर आप इमोशनल हो जाओगे तो काम ही नहीं कर पाओगे। कितना फिर आपको वही इंसिडेंट लगाना होता है, वही ब्लड देखना होता है, कई बार ब्लीडिंग बहुत होती है, सारी चीज़ें हैं, पर आपको इमोशंस के साथ काम नहीं कर सकते ना आप। मतलब फिर डॉक्टर ही बनना पड़ता है अंदर जाकर। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे आपको ये तो देखने पड़ेगा ना कि जो आप करना चाहते हो वो करके बाहर निकल रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे साथ और बाकी फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, उन्होंने अपने फादर को ऑपरेट किया या किसी को भी ऑपरेट किया, तो हम लोग साथ में रहते ही हैं। तो ऐसा ये रहता ही है कि अपने को बीइंग ए डॉक्टर, एज ए डॉक्टर ही काम करना है। एज ए फैमिली मेम्बर आप काम नहीं कर सकते, या आपको ये भी नहीं सोचता कि ये मेरी फैमिली का मेम्बर है तो मैं इसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखूँ, या बाकी और पेशेंट नॉर्मल पेशेंट है जो अननोन है उसका कम ध्यान रखो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ध्यान सबका बराबर रखना है, ध्यान उतना ही रखना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये है, आपको जो पेशेंट आपके पास कोई तकलीफ लेके आया है तो आपको उसकी तकलीफ मिटानी है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे को पता है कि इसकी तकलीफ नहीं मिटेगी या ये पेशेंट 6 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, तो हमको तो वो भी बताना पड़ता है। अब मैं अगर इमोशनल होकर बात करूंगा तो वो सारी चीज़ नहीं बता सकता ना। मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पिताजी की उम्र या आपके माताजी की उम्र 6 महीने बची है। हाँ, ये भी कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है। कई बार पेशेंट आता है, अभी मान लो 10 दिन का हुआ है, ऑपरेशन करना पड़ रहा है, पैदा हुआ है, इतना बड़ा ब्रेन ट्यूमर लेके पैदा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको एज ए क्लिनिशियन या एज ए डॉक्टर आपको सबको उसी हिसाब से सलाह देनी पड़ती है। और मान लो आप फैमिली में आप ही जिम्मेदार हो, आपके फैमिली मेम्बर को ऑपरेट कर रहे हो किसी को, तो आपको तो पता है ही ना क्या होगा, आपको पता रहता है। हाँ, आपको तो पता है क्या होना है, तो आप उन चीज़ों को खुद तो समझ के चल रहे हो। आप हो सकता है साथ में और दूसरे भाई वगैरह हो, सिस्टर हो, तो उनको आप समझा के चलो कि ये दिक्कत हो सकती है, तो वो भी सब क्या आप ही छोड़ देते हैं, ये आप ही हो, सब डिसीजन आपको लेना है। हाँ, डॉक्टर तो आप ही डिसीजन लो, आप ही समझदार हो। बाकी तो सब ऐसे हो जाते हैं कि ठीक है हमको तो कुछ पता ही नहीं, आप ही डिसीजन लो। यानी कई बार आदमी को फंस जाते हैं, हम भी फंस जाते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि फैमिली बन के काम नहीं कर सकते, उस समय डॉक्टर बन के काम करना पड़ता है और हर चीज़ इफ एंड बट सारे देखने पड़ते हैं। सर आपने उनको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार।